नमस्कार। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। हालांकि यह एक अच्छा कदम है। तो इस रिसर्च को हमने तैयार किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या कमियां हो सकती हैं और कुल 6 बिंदुओं पर हमने इस पे बात कहने जा रहे हैं। सबसे पहला कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ है, वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड के सभी एसेंशियल को ये फुलफिल करता है। प्रश्न संख्या 2, क्या ये निजता के अधिकार पर पूर्ण रूप से आघात करता हुआ प्रतीत होता है और क्या इसी आधार पर से आने वाले समय में कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तीसरा, क्या जो प्रतिसिद्ध नातेदारी का कॉन्सेप्ट है, लिव इन रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में इस पर क्या प्रावधान दिए गए हैं, कोई भी प्रावधान नहीं है, तो कैसे इसका निर्धारण होगा। चौथा, अगर एक व्यक्ति के कई लोगों के साथ संबंध होते हैं तो लिव इन का रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया कैसे पालन की जाएगी। इसके अलावा अगर विवाह और लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो सरकार का कहना है कि हम दंड देंगे, लेकिन दंड देने वाली सरकार कौन होती है, खास तौर पे इस निजी विषय पे। और इसके अलावा यूसीसी लागू जिन लोगों पर नहीं होती वहाँ पर ये कैसे इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों, हमने एडवोकेट हिमांशु जोशी जी और राष्ट्रनीति की पूरी लीगल सेल की मदद से एक शानदार विश्लेषण तैयार किया है और उम्मीद करता हूं कि अगर आप यूसीसी के मामले में रुचि रखते हैं और इसके गहरे बिंदुओं को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और एक शेयर जरूर करेंगे अगर आपको इस मामले में की गई रिसर्च पसंद आती है तो। सबसे पहले आप देखिए, भारतीय संविधान की धारा 44 में पढ़ता हूं, ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है। इसमें लिखा है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब है कि सिविल संहिता पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल में लागू होनी चाहिए थी। अगर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आया गया तो उत्तराखंड का 53,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जितना भी क्षेत्रफल है उसमें रहने वाले एक व्यक्ति के ऊपर यह लागू होनी चाहिए थी। लेकिन इसी अधिनियम की एक स्लाइड आप देखिए जिसमें लिखा गया है कि अनुसूचित जनजातियों पर यह लागू नहीं होगा। तो यूसीसी ये कैसा यूसीसी हुआ? प्रश्न संख्या 1, इसे जरूर स्पष्ट किया जाना चाहिए। वहीं दूसरा, निजता के अधिकार पर कई मुद्दों पर यहाँ पर प्रहार करने की कोशिश की गई। सबसे पहले मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी विवाह और तलाक संबंधी कागजात होंगे वो पब्लिक को देखने के लिए उपलब्ध रहेंगे। यानी आप विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसे कोई भी XYZ, जैसे आप जमीन को आजकल चेक करते हैं, किसी ने खरीदी किसने बेची, तो सरकार किसी की निजता को ऐसे कैसे भरे बाजार उतार सकती है। निजता का खुला उल्लंघन नहीं है और ऐसी क्या हाय हाय मची हुई है कि आपको दूसरे की शादी और विवाह का स्टेटस पब्लिक डोमेन में डालना है। तीसरा, जो इसका सबसे बड़ा एक अपवाद है लिव इन रिलेशनशिप का, मैं कहता हूँ धारा 381 को आप थोड़ा सा पढ़िए। धारा 381 कह रही है कि सहवासी संबंधों का पंजीकरण होगा और 381 के क्लॉज 2 और क्लॉज 3 को आप पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि जो पंजीकरण करने वाले युवा हैं उनसे कई प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं उसके पुनः पुष्टि के लिए। यानी दो लोग अपने निजी रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मैं समझता हूँ रिलेशनशिप एक नितांत ही प्राइवेट मसला होता है, तो उसे क्यों सरकार बाजार में लेकर के आएगी। और कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो क्यों किसी अधिकारी को जाकर के बताए। सिर्फ उनकी निजता का हनन है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा इसे नहीं माना जा सकता। एक सवाल और यहाँ पर, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखें तो मान लीजिए कोई एक XYZ नाम का व्यक्ति है, ठीक है, A नाम का व्यक्ति है, उसकी 5 कोई अलग अलग महिलाएं BCDEF से संबंध हैं, तो वो किसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। क्या इस एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान किया गया है कि एक पुरुष एक समय एक ही व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, और अगर नहीं रह सकता तो उसके लिए क्या दंड की व्यवस्था की गई है। यह भी अपने आप में एक सोचनीय विषय इस एक्ट के हिसाब से हो सकता है। इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि यूसीसी जिन पर लागू नहीं होता उन लोगों के संदर्भ में क्या प्रावधान होंगे। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर यूसीसी लागू नहीं होता, दिल्ली का कोई युवक है, उत्तराखंड की कोई युवती है, आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो दिल्ली वाले व्यक्ति पे तो उत्तराखंड की जो लिव इन रिलेशनशिप जो है लागू नहीं होती है, तो अन्य राज्यों में इसे लागू करवाने का क्या प्रावधान है। या इसको जरा और तरीके से हम देखें तो उत्तराखंड में ही
एक अनुसूचित जनजातियों पे लागू नहीं किया। माना अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई युवक या युवती किसी यूसीसी लागू होने वाले के से प्रेम करे, उत्तराखंड की भूमि के अंदर लिव इन में रहे, तो रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? इन सवालों के जवाब भी यहाँ पर देने बहुत ही आवश्यक होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सजा देने की बात, सबसे आश्चर्यजनक बिंदु मुझे जो लगा जहां पर आपत्ति उठाई जा सकती है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन, तलाक का रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपको सजा देने की बात यहां पर की गई है। किस बात की सजा? और अपने निजी प्रकरणों के लिए सरकार सजा देने वाली कौन होती है? ये नितांत तौर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता हुआ ये पॉइंट है। तो मैं तो अपनी राय यहीं पे यही दूंगा कि कम से कम निरस्त किया जाना चाहिए। लिव इन वाला पूरा कॉन्सेप्ट जो रजिस्ट्रेशन का है उसे निरस्त करके हटा देना चाहिए इस पूरे एक्ट में से, और विवाह के जो रजिस्ट्रेशन पर जो चीज़ें हैं उसको जो है दंड की सीमा से बाहर निकालना चाहिए। या आप अगर लिव इन को रखते भी हैं तो पंजीकरण करना ना करना विकल्प पर रखिए, तब तो इसको समझा जा सकता है। मैं देखिए, हम एक बात इस वीडियो में और कह दें कि इस वीडियो को पूर्णतः त्रुटिपूर्ण बनाने की हमने हर संभव कोशिश की है, आपको साक्ष्य भी दिखाए हैं। फिर भी अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो हो सकती है, मैं कोई ये दावा नहीं करता कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% सही ही होगी, लेकिन अपनी जानकारी में 100% सही पूर्ण सद्भावना के साथ हमने बनाई है। अब आप लोगों ने इसे शेयर करना है और अपनी राय, मशवरा, सलाह जरूर देना है। देखते रहिए राष्ट्रनीति। बहुत बहुत नमस्कार।